गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबर है कि नहीं? केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लाइक रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, होमोजेनियस तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक पार्ट जो था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। कब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कब होता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो इक्वल होती है, तब हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, बराबर है? ओके, देन हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होती है? इक्वल होती है, ना कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तुम्हारी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ये कुछ चीजें हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी तक पढ़ ली है। अब हम लोग आगे का पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। आई थिंक अगर आपको याद होगा तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुलबर्ग एंड वागे, ये दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिलकर के लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया। ठीक है, क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन? ध्यान से सुनिए। केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, क्या किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उनका उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या उस रिएक्शन का जो रेट है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, या फिर हम बोले उनके कंसंट्रेशन से बेटर उनके एक्टिव मासेज, क्या उनके एक्टिव मासेज के रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, वो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो फटाफट एक काम करिए, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक काम करिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ a chemical rate of a balanced chemical, वर्ड सही से लीजिए, क्या? रेट ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज directly proportional, is directly proportional to the active masses, is directly proportional to the active masses of the reactants, of the reactants, active masses of the reactants raised to RAISED, raised to their stoichiometric coefficients, raised to their stoichiometric coefficient, बराबर है? तो देखिए सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आया एक्टिव मास। चलिए एक्टिव मास के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास बेटा क्या है, केमिकल इक्वेशन है N1A प्लस N2B is converting into M1C plus M2D। ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। बेटा अगर इस रिएक्शन में बात करूं ध्यान से, तो यहां पर ये जो तुम्हारे पास डायरेक्शन है ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो तुम्हारे पास है इसको हम क्या बोलेंगे? तुम्हारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन, बराबर है? ध्यान से देखिए, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को लिखूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को अगर लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? N1A
प्लस N2B कन्वर्टिंग इनटू किसमें M1C प्लस M2D बराबर है। ओके, अगर मैं बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन को लिखूं, बैकवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास रिएक्टेंट कौन है? C एंड D बराबर है कि नहीं? बैकवर्ड डायरेक्शन के केस में तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन है? C एंड D। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रिएक्शन होगा वो किस हिसाब से होगा? M1C प्लस M2D कन्वर्टिंग इनटू किसमें? N1A प्लस N2B बराबर है कि नहीं? ओके, अब देखिए तो तुम्हारे पास लो ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या बोलता है कि तुम्हारा जो रेट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को मैं क्या लिखूं? RF। RF का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझे कि नहीं? तो तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वो क्या होगा? उस रिएक्शन के लिए, यहां पे पहले वाले रिएक्शन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेज ऑफ A, उनकी पावर, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एक्टिव मास ऑफ B, उनका कोएफिशिएंट N2 है। मैंने ये लिख दिया, बराबर है कि नहीं? ओके, ये तुम्हारे पास यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बेटा अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर रिमूव करता हूं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैंने लिख दिया RF इक्वल्स टू KF इनटू A की पावर N1 इनटू B की पावर N2 बराबर है कि नहीं? बोलो, ठीक है। अगर बेटा मैं बैकवर्ड डायरेक्शन को लिखता हूं, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं थोड़ा इधर में लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? रेट RB, क्या? RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुम्हारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? C एंड D, तो उनकी कंसंट्रेशन या फिर उनके एक्टिव मासेस की पावर M1 इनटू एक्टिव मासेस ऑफ D की पावर M2। M1 एंड M2 यहां पर क्या है? C और D के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं? ओके, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या होगा बेटा? RB इक्वल्स टू KB इनटू C की पावर M1 इनटू D की पावर M2 बराबर है क्या? चलिए, RF और RB यहां पर क्या है? सबसे पहले RF क्या है बेटा? RF इज, यहां पर लिख देते हैं, RF का मतलब क्या है यहां पर? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। RF का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर देखना थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगा, ठीक है? यहां पर जो KF है वो क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? KF को मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर दूसरे केस में मैं RB क्या लिखूंगा बेटा? RB क्या होगा मेरे पास? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसी को लिखूंगा मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन RB, एंड हियर KB इज इक्वल टू, KB क्या है? KB किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तुम्हारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर है। यहां पर ध्यान से सुनिए, जो KF एंड KB है, ये क्या है? KF एंड KB किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कैटलिस्ट, केवल अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो KF और KB का वैल्यू चेंज होगा, और कैटलिस्ट की वजह से भी तुम्हारे पास जो, तो यहां पर जो KF और KB है
ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। देखना अभी आगे जाकर मैं एक चीज और छोटी सी बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले तो यहां तक फटाफट इसको नोट करिए। अब आगे देखिए, तो ये था लो ऑफ मास एक्शन। तो सिंपल सा लो ऑफ मास एक्शन होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है लो ऑफ मास एक्शन? तुम्हारे पास किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनके जो एक्टिव मासेस, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, उनके एक्टिव मासेस के ऊपर रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब एक्टिव मास क्या होता है उसके ऊपर भी अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आता हूं, ठीक है? चलिए पहले इसको फटाफट लिखिए। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम, अब हम क्या जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है बेटा? जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट होता है वो किसके बराबर होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट के बराबर होता है। बराबर है कि नहीं? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन is equal to rate of backward direction is equal to rate of backward direction। दोनों रेट क्या होती है? बराबर हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। अगर दोनों रेट बराबर है इसका मतलब क्या है? RF इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो RB है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बराबर है कि नहीं? आई होप लिख लिया होगा। तो देखिए बेटा यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन उसको मैं क्या लिखूंगा? जस्ट अभी मैंने मिटाया था, क्या था? KF इनटू तुम्हारे पास इसी केमिकल इक्वेशन के लिए एक्टिव मास ऑफ A की पावर उसका कोएफिशिएंट N1 इनटू एक्टिव मास ऑफ B उसका कोएफिशिएंट N2 इक्वल्स टू किसके बराबर बेटा? KB इनटू तुम्हारे पास एक्टिव मास ऑफ C की पावर उसका कोएफिशिएंट कितना? M1 इनटू एक्टिव मास ऑफ D का कोएफिशिएंट कितना? M2। बराबर है KF और KB, इन दोनों को अगर मैं रेशियो ले लूं, एक साइड लेकर के आता हूं KF अपॉन KB, तो ये क्या हो जाएगा? KF को KB को इधर लेके आओ और इसको उधर लेकर के जाइए, तो किसके बराबर होगा बेटा? इट वुड बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू रेज टू N1 and concentration of B raised to N2, and this ratio KF upon KB is termed as K, and this is known as velocity constant। इसको हम क्या बोलते हैं? velocity constant और equilibrium कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेसिकली यहां पर जो k है वो क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वो क्या है? एक कांस्टेंट चीज है और उसको हम अलग नाम से बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो क्वेश्चंस के अंदर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? अब देखिए यहां पर जो टर्म है k वो क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये तुम्हारे पास डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, और तुम्हारे पास डज नॉट, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं चेंजेस विथ टेम्परेचर। जबकि तुम्हारे पास डज नॉट चेंज, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नो इफेक्ट ड्यू टू कैटलिस्ट। अब यहां पर हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं
कि सर आपने केएफ और केबी के अंदर तो आपने लिखा कि कैटलिस्ट की वजह से, ध्यान से सुनिए, हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक डायग्राम पढ़ा था, है ना। तो यहां पर जो तुम्हारे पास डायग्राम था, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बराबर है कि नहीं। ओके, मान लीजिए कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, तो अभी हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शन का रेशियो ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये तुम्हारे पास रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन का। अगर तुम्हारा ये a प्लस बी है इधर में और इधर में है c प्लस डी, तो अगर a प्लस बी से c प्लस डी बनता है मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और c प्लस डी से बनता है a प्लस बी, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन, बराबर है कि नहीं। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये तुम्हारे पास इसका जो ये तुम्हारा ये जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, बराबर है कि यहां पे ये जो रेशियो है दो केएफ और केबी, यहां पर केएफ जो है वो किसके बराबर होगा, अरेनियस इक्वेशन याद करिए, किसके बराबर होता है, a इंटू ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन आरटी। केबी किसके बराबर होगा, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस जो फैक्टर होता है a इंटू ई की पावर माइनस का ई ए बी, ये भी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय आरटी, ठीक है। ये होता है केएफ अपॉन केएफ और केबी। अगर केएफ अपॉन केबी निकालना है तो देखिए कैटलिस्ट की वजह से क्या होगा, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। अब जिस रेशियो में तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का कम होगा, उसी रेशियो में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन का भी कम होगा, समझे कि नहीं। तो तुम्हारे पास कैटलिस्ट की वजह से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो तो चेंज होंगे, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेशियो है इसमें जो तुम्हारे पास केएफ और केबी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इक्वल अमाउंट में आएंगे, तो उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आएगा नहीं, ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, क्या बोला मैंने, जो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंस समझना जरूरी है, केएफ और केबी। और यहाँ पर केएफ जो तुम हमने रिप्रेजेंट किया वो किस चीज को रिप्रेजेंट किया है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट को, और केबी इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, समझे क्या। और उनका रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, फिर मैंने डिफाइन किया कि केएफ और केबी अरेनियस इक्वेशन से तुम देखोगे तो वो क्या होता है, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए एफ अपॉन आरटी, केबी इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस का ई ए बी अपॉन आरटी। ई ए एफ इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ई ए बी इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो अगर कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा तो इनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस रेशियो में अगर केएफ अगर डिक्रीज करता है, मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है, तो उसी रेशियो में केबी भी डिक्रीज करेगा, बराबर है कि नहीं। अगर इतना तुम्हारा एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो बैकवर्ड का भी तो उतना ही कम हुआ, समझे कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये रेशियो होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए। अब हम लोग आते हैं एक्टिव मास के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो तुमको बोले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल, तुम्हारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, या फिर हम बोलेंगे एक्टिव मासेस। अब एक्टिव मास क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। लिख लिया, चलिए 10 सेकंड लिखिए फटाफट। एक्टिव मास के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया मैंने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो यहां पर हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक्टिव मास के लिए। एक्टिव मास क्या होता है,
नाम से क्या पता चल रहा है? यहां पर जो एक्टिव मास जो नाम है ये किस चीज को बता रहा है, ये समझिए। नाम बता रहा है कि तुम्हारे पास किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो उस रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बराबर है कि उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मास। तो सबसे पहले लिख लीजिए इस चीज को, क्या होता है? द मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ ए सब्सटेंस, mass of a substance which take part actively in a chemical reaction। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी सब्सटेंस का जो मास एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तुम्हारे पास, उस मास को हम बोलते हैं एक्टिव मास। ओके, चलिए अब देखिए, अब बेटा जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास एम, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? एक्टिव मास को हम लोग ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वो एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होगा। ये बात हमको पता है, ठीक है? तो वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होगा, बराबर है कि नहीं? तो जब चलिए एक्टिव मास वो तुम्हारे पास किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम, बेसिकली बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, बराबर है कि नहीं? चलिए, तो ये होता है एक्टिव मास। ये क्या है? कंसंट्रेशन। हाँ है ना? चलिए, अगर हम यूनिट लिखें बेटा, यूनिट किसका? एक्टिव मास का, तो वो किसके बराबर है? कंसंट्रेशन। ऊपर में क्या है? मोल्स, नीचे में क्या है? वॉल्यूम। तो तुम्हारे पास मोल पर लीटर, हाँ है ना? या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, मोल पर लीटर। ओके, ध्यान से अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए 4 गैसेस, यहां पर हमने कंसंट्रेशन लिखा, 4 गैसेस एक्टिव मास m can be their partial pressure, can be written as their partial pressure, written as their partial pressure। कैसे बेटा? देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करना। हम जानते हैं केवल गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT, बराबर है? तो V को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? N/V इंटू RT। हाँ है ना? N अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो प्रेशर जो है वो क्या हो गया? डायरेक्ट, अगर फिक्स टेम्परेचर के लिए मैं बात कर रहा हूं तो प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन फॉर गैसेस। हाँ है ना? तो तुम्हारे पास गैसेस के लिए हम लोग एक्टिव मास को क्या ले सकते हैं? उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है? और एक्टिव मास क्या होता है, इस चीज को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। जैसे सोचिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये पानी है। ओके, क्या है? कंटेनर में पानी है, और ये पानी, अब देखिए मान लीजिए ये जो H2O यहां पर ये क्या है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। ये H2O किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। ये H2O वेपर्स में मान लीजिए कन्वर्ट हो रहा है। क्या बोला? मान लीजिए जो H2O लिक्विड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? H2O वेपर्स के अंदर। यहां पर H2O की वेपर्स तुमको दिखाई दे रही है, ठीक है? और मान लेते हैं ये आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर इस कंटेनर के अंदर तो जो H2O का जो ऊपर जो सरफेस के ऊपर H2O के मॉलिक्यूल्स हैं,
ध्यान से सुनना, जो H2O के मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वही केवल वेपर में कन्वर्ट होंगे। जो नीचे में H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो तो तुम्हारे वेपर्स के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बराबर है कि नहीं। मान लीजिए ये तुम्हारे पास क्या बोला मैंने, कंटेनर, उसके अंदर पानी है, उसमें तुम्हारे H2O लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस के ऊपर जो H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वही केवल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो नीचे के H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एक्टिवली इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पास नीचे में प्रेजेंट है ना। कौन से केवल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली इस रिएक्शन के अंदर, वो है सरफेस के मॉलिक्यूल्स। तो इसके जो एक्टिवली इस प्रोसेस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल सरफेस के ऊपर, तो वही है तुम्हारा एक्टिव मास। समझेंगे कि नहीं, सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एक्टिव मास आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम सिंपल डिफाइन करेंगे कि तुम्हारे पास वो मास किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करके लिखिए, फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड, फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, उनके लिए हम लोग एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज 1 या फिर यूनिटी। जो प्योर सॉलिड्स होते हैं और जो प्योर लिक्विड होते हैं, ध्यान से सुनना, प्योर सॉलिड और जो प्योर लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम लोग एक्टिव मास को कितना कंसीडर करके चलते हैं, 1 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए दो तरह के लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट और आता है। वो क्या, एक तो तुम्हारे पास प्योर लिक्विड हो, क्या एक तो प्योर लिक्विड हो या फिर उसके अंदर लिक्विड का सॉल्यूशन हो। समझेंगे? तो अगर लिक्विड का सॉल्यूशन है, लिक्विड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, लिक्विड का सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, या फिर तुम्हारा प्योर लिक्विड हो। तो प्योर लिक्विड और सॉलिड्स के लिए तो हमने देखा कि जो एक्टिव मास होता है उसको हम कितना कंसीडर करके चलते हैं, 1 कंसीडर करके चलते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेना, ध्यान में रखना इस चीज को, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स के लिए। तो प्योर लिक्विड होगा तो उसके लिए एक्टिव मास कितना लेकर के चलना है, 1। सॉल्यूशन के लिए तुम्हारे पास हम लोग उस वक्त हम कितना लेकर के चलेंगे, उनकी कंसंट्रेशन के बराबर। जैसा अभी मैंने पहले बताया, किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट। ये था एक्टिव मास। तो बेसिकली आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, बराबर है कि नहीं। फिर तुम्हारे पास उसके अंदर हमने एक्टिव मास को देखा, एक्टिव मास क्या होता है उस चीज के बारे में हमने पढ़ लिया। ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं। अगर गैसेस सब्सटेंस हुआ तो तुम्हारे पास एक्टिव मास जो है वो किसके बराबर होगा, उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर तुम लोग एक्टिव मास को प्रेशर के लिए लिखोगे तो उसका यूनिट क्या लिखोगे, मान लीजिए एटीएम में लिख रहे हो तो सिंपल एटीएम, अगर पास्कल में लिख रहे हो तो सिंपल पास्कल या फिर बार। ठीक है, इस हिसाब से हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट ध्यान में रखना, प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है, यूनिटी होता है। और वरना एक्टिव मास को हम क्या लिखेंगे, उनकी कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक है, गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर होगा। लिक्विड्स में तुम्हारे दो केसेस आते हैं, एक प्योर लिक्विड, एक उसका सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन हुआ तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। एग्जांपल से हम सब सारे के सारे एक एक चीज को समझेंगे। और प्योर लिक्विड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, चाहे प्योर सॉलिड होगा तब भी 1, मतलब उनकी अमाउंट में ज्यादातर हमको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आएगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका कंसंट्रेशन या उनका जो एक्टिव मास है वो यूनिटी लेकर के चलते हैं। समझे? चलिए
नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग अब हमारे पास है बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। क्या? एक सबसे पहले हमारे पास एक आता है केपी, चलिए एक आता है केसी और एक आता है, चलिए ऐसे ले लेते हैं इसको, एक हमारे पास है केसी और एक आता है केपी। ध्यान से सुनिए, केसी क्या होता है? के, और यहां पर जो के वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यहां पर जो हमारे पास दो वर्ड आए हैं, यहां पर ये जो के है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर ये जो वर्ड है सी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? कंसंट्रेशन को। ये किस चीज को? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझे? तो मतलब बेसिकली केसी क्या है? ये तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, क्या है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं केसी। एंड केपी इज, यहां पर जो के है वो क्या है? तुम्हारे पास फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ही यूज किया है। और ये जो पी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर को। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केसी हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तब हम लोग केसी को यूज करेंगे। और अगर केपी हम लोग यूज कर रहे हैं, केपी मतलब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या कि हम केपी जो पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए बात करते हैं? प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए बात करेंगे? फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। हम लोग प्रेशर की किसके लिए बात करेंगे? गैसियस सब्सटेंसेस के लिए। तो केपी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए कम से कम एक गैसियस सब्सटेंसेस होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तभी केपी का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, वरना केपी का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो ये हम लोग कब लिख पाएंगे? When at least one substance is, कम से कम, एक से ज्यादा हुआ तो सुभान अल्लाह, बराबर है कि नहीं? लेकिन कम से कम एक तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। तभी हम तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ केपी लिख सकते हैं। When at least one substance is present in gaseous state, is present in gaseous state। चलिए एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिफाई होगा। N2 plus 3H2 is converting into 2NH3। मान लीजिए N2 क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैसियस। और ये भी क्या है? गैसियस। बराबर है। यहां पर मैं दो एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं केसी का। केसी का एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा बेटा? केसी मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा कंसंट्रेशन। बराबर है कि नहीं? चलिए देखिए किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर प्रोडक्ट कौन है? NH3। NH3 की कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितना? 2 डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है, N2 है, N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 इनटू, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इनटू H2 की पावर 3 बराबर है। ये मेरे पास क्या हो गया, Kc का एक्सप्रेशन हो गया। Kc मैंने क्यों बोला, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में है, बराबर है। अगर मेरे को इसके लिए, अब क्योंकि देखिए यहां पर कम से कम एक गैसीय सब्सटेंस है, तो मैं इसके लिए एक और एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। वो किसका लिखूंगा, Kp का। किसका, Kp का। तो तुम्हारे पास जो Kp का एक्सप्रेशन लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर, किसका, प्रोडक्ट कौन है, NH3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। ये मेरे पास हो गया Kp का एक्सप्रेशन, समझे कि नहीं। चलिए अगर मैं बेटा यहां पर यूनिट्स की बात करूं, किसकी, यूनिट्स के लिए, तो सबसे पहले मेरे को यह बताइए Kc का यूनिट क्या होगा, Kp का यूनिट क्या होगा। ठीक है, ऊपर में यहां पर ध्यान से देखूं तो Kc किसके बराबर है, यूनिट्स निकालना मैंने ऑलरेडी सिखाया भी है पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है यहां से एक बार फिर से सीख लीजिए। Kc किसके बराबर है तुम्हारे पास, यहां पर ये जो मैंने कंसंट्रेशन के टर्म में इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, बराबर है कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऊपर में क्या है, मोल पर लीटर की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की पावर कितना, 1 है, मतलब मोल पर लीटर की पावर 1 इनटू H2 के लिए क्या लिखूंगा बेटा, मोल पर लीटर की पावर 3। हाँ है ना, ऊपर में देखिए मोल पर लीटर कितना है 2, नीचे में कितना है 3 + 1 4, बराबर है इक्वल्स टू, तो यहां पर Kc का यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर की पावर -2। ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर Kp का यूनिट लिखूं, Kp का यूनिट कैसे लिखूंगा, प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट मान के चलते हैं एटीएम, यहां पर हम लेकर के चल रहे हैं, तो क्या लिखूंगा बेटा, एटीएम की पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2, मतलब यहां पर एटीएम की पावर 1 इनटू एटीएम की पावर 3। हाँ है ना, नीचे ऊपर में एटीएम कितना 2, नीचे में 3 + 1 4, तो कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, एटीएम की पावर -2, बराबर है। तो ये यूनिट आ गया किसके लिए, Kp का यूनिट आ गया फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए फटाफट इस चीज को नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, क्या, अब इस चीज को हम जनरलाइज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब एक जनरल इक्वेशन है, जनरल केमिकल इक्वेशन N1, चलिए N1 और N2 नहीं लेते हैं, मान लीजिए A कैपिटल A, B स्मॉल a और b क्या है, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम विद तुम्हारे पास C और C D D। एक काम करते हैं कोएफिशिएंट चलो चेंज कर देते हैं, इधर में M1 ले लेते हैं, इधर में M2, ये मैं ले लेता हूं M1 और ये M2। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एक काम करते हैं ये भी मैं लिख के चलता हूं कि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। हाँ है ना, इसके लिए मैं सबसे पहले Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, Kc का एक्सप्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसके टर्म में, कंसंट्रेशन। तो वो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर में, नीचे में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन है, C की पावर M1 कंसंट्रेशन, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू D की पावर M2, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power their stoichiometric coefficient N1 and B N2। हाँ,
ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ओके। अगर मैं सेकेंड टाइम यहां पर लिखूं केपी का एक्सप्रेशन, केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर m1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर n1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर n2 बराबर है क्या। चलिए ये मेरे पास केसी का एक्सप्रेशन, ये किसका एक्सप्रेशन है बेटा, केपी का, हाँ या ना बोलो। अब देखो आगे, अब यूनिट की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर यूनिट के लिए बात करूं, कंसंट्रेशन का यूनिट यहां पर मोल पर लीटर की पावर तुम्हारा m1 इनटू मोल पर लीटर की पावर m2 डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n1 इनटू मोल पर लीटर की पावर n2, हाँ यार। ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बना के लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर में तुम्हारे पास मोल पर लीटर की पावर मल्टीप्लीकेशन में है, तुम्हारे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या, मोल पर लीटर की पावर n1 प्लस n2, हाँ यार। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और सुंदर लिखूं, मोल पर लीटर की पावर कैसे लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, मोल पर लीटर की पावर मैंने पावर क्या कर दी, कंबाइन कर दी। इसी को मैं और अगर लिखूं तो मैं कैसे लिख दूंगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, क्या लिखूंगा, डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng किसके बराबर है, यहां पर जो डेल्टा Ng है वो किसके बराबर है, तुम्हारा m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, ओके। m1 m2 n1 n2 ये क्या है, m1 और m2 क्या है बेटा, तुम्हारे जो गैसियस प्रोडक्ट हैं। देखो यहां पर रिएक्शन को ध्यान से देखो, जो तुम्हारे गैसियस प्रोडक्ट हैं उनके कोएफिशिएंट है, उनके कोएफिशिएंट का सम m1 और m2 क्या है, गैसियस प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट का समेशन है। n1 एंड n2 इज द समेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा Ng किसके बराबर होगा, सम ऑफ sum of gaseous coefficients, sum of coefficient of gaseous product, sum of coefficient of gaseous product जो गैसियस प्रोडक्ट होंगे उनके कोएफिशिएंट का समेशन माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्शन। ठीक है, तो डेल्टा Ng क्या होता है, गैसियस जो प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, ये वर्ड तुम्हारे पास जो गैसियस वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर गैसियस जो कोएफिशिएंट जो प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट में जो भी है गैसियस प्रोडक्ट उनके कोएफिशिएंट का समेशन माइनस तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस तुम्हारा रिएक्टेंट्स जो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं उनके कोएफिशिएंट का समेशन, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा Ng। ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng इज द यूनिट ऑफ Kc। ये क्या है, यूनिट आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, यूनिट आ गया किसका, Kc का। चलिए यहां पर बात करते हैं Kp के लिए। बेटा Kp यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर है, प्रेशर का मैं यूनिट क्या लेके चलता हूं, atm। ठीक है,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, एटीएम की पावर m1 इंटू एटीएम की पावर m2 डिवाइडेड बाय, नीचे में भी पार्शियल प्रेशर है तो एटीएम की पावर n1 इंटू एटीएम की पावर n2। इसको सुंदर लिखूंगा तो मैं कैसे लिख दूंगा बेटा, एटीएम की पावर m1 प्लस m2, एक दो स्टेप खा जा रहा हूं यहां पर, माइनस n1 प्लस n2। इसको और सुंदर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा तुम्हारे पास, एटीएम की पावर डेल्टा ng, क्योंकि m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 इज डेल्टा ng। हाँ है ना, चलिए इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम लोग एक छोटी सी चीज और देखते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। उसके बाद हम लोग एक साथ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर ये सारी की सारी एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे, उनका यूनिट्स हर एक के अंदर यूनिट लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। चलिए रोक कर भी कर लीजिए। चलिए हमको देखिए, यहाँ पर ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडिंग क्या है तुम्हारे पास, सिंपल सा है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केसी एंड केपी के बीच में रिलेशन। केसी का एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है, कोई भी जनरल, इन जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं, जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, केसी का एक्सप्रेशन लिख लिया हमने, केपी का एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन। बेटा अगर मैं देखूं ध्यान से, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होगा तो कहां पे एस्टेब्लिश हुआ होगा, एक क्लोज कंटेनर के अंदर, उसका वॉल्यूम फिक्स। मान लेते हैं कंटेनर का वॉल्यूम कितना है V, और टेम्परेचर जब तक नहीं बोला जाए तब तक तुम्हारे पास एक फिक्स टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, रिएक्शन हुआ है तुम्हारे पास, और मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है T। ओके, तो मान लेते हैं वॉल्यूम यहां पर इसका कितना है V, और जो टेम्परेचर है वो कितना है T। तो गैसेस के लिए मैं लगा सकता हूं क्या, PV इक्वल्स टू nRT। जब तक कुछ भी नहीं मेंशन किया तो गैस को हम क्या मान के चलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो तुम्हारे पास तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। क्या लगा सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। चलिए 4A, यहां पर क्या है, चारों के चारों गैसेस सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, है ना। तो 4A मान लेते हैं, A के ऊपर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो कैसे लगाऊंगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू वॉल्यूम V इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A इनटू RT, बराबर है कि नहीं। अगर मैं लगाऊं 4B, B के ऊपर अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगाऊंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इनटू वॉल्यूम V इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B इनटू RT, बराबर है कि नहीं। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं 4C, C के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगाऊंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इनटू वॉल्यूम V इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C इनटू RT। मैं बेटा D के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगाऊंगा, 4D, D के लिए आइडियल गैस इक्वेशन कैसे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D इनटू वॉल्यूम V इक्वल्स टू मोल्स ऑफ D इनटू RT। हाँ है ना, ओके। ये मैंने लगा दिया चारों पे आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा मैं अगर प्रेशर निकालूं, वॉल्यूम को सब में डिवाइड करूं,
तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए बाय वी इनटू आरटी। अभी लिखना मत, बाद में पॉज करके लिखना, ठीक है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन। तो बेसिकली मेरे पास ये इक्वेशन किसके बराबर हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। समझा कि नहीं? पीवी इक्वल टू आरटी से मैंने किसके बराबर कर दिया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। मैं बी के लिए भी सेम टू सेम एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू आरटी। बराबर है कि नहीं? बेटा मैं सी के लिए भी लिख सकता हूं। सी के लिए मैं कैसे लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आरटी। सेम टू सेम तरीके से। फिर डी के लिए मैं क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी इनटू आरटी। हाँ, ओके। अगर मेरे पास प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन आ गया तो एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर को उठा करके केपी की एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। समझे कि नहीं? तो यहां पर इसको मैं क्या करता हूं? सब्स्टिट्यूटिंग पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पीसी एंड पीडी इन एक्सप्रेशन ऑफ केपी, इन एक्सप्रेशन ऑफ केपी। तो जैसे ही मैं केपी का एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो देखिए ध्यान से किसके बराबर हो जाएगा केपी का एक्सप्रेशन? पीसी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आरटी की पावर m1 इनटू तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ डी इनटू आरटी की पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी की पावर n1 बराबर है कि नहीं? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू आरटी की पावर n2। है ना? थोड़ा सा इसको अलग अलग करते हैं। थोड़ा सा बेटा मैं इसको अलग करूंगा तो देखिए मैं क्या करूंगा? ए सी डी ए और बी को थोड़ा सा मैं सेपरेट करता हूं। तो मैं कैसे करूंगा इसको? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर m1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n2। और ध्यान से देखना बगल में क्या आएगा? आरटी यहां पर भी है, आरटी यहां पर भी है, आरटी नीचे में भी है। तो इनटू आरटी की पावर क्या लिखूंगा? डेल्टा एनजी। और यहां पर डेल्टा एनजी किसके बराबर है? डेल्टा एनजी इज m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट उनके कोएफिशिएंट का सम और गैसियस रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट का सम, उनका जो डिफरेंस है उसको हमने लिख दिया डेल्टा एनजी। ठीक है, चलिए जगह नहीं बचा तो एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर में लिख रहा हूं, यहां से सीधा ऊपर जाते हैं। देखिए केपी का एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया? ये जो टर्म है, ध्यान से देखिए इसको, ये जो टर्म है इसको मैं क्या, देखो ध्यान से, इन दो इसको और इसको, इन दोनों टर्म को अगर ध्यान से घूरोगे तो तुमको नजर आएगा कि ये जो टर्म है वो किसके बराबर है? केसी के बराबर। तो यहां से मेरे पास केपी और केसी में रिलेशन क्या आ गया? केपी इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। और ये काफी इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास रिलेशन डेराइव हो गया, बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है, समझेंगे नहीं? तो सबसे पहले तो केपी और केसी के बीच में जो रिलेशन होगा वो कब एस्टेब्लिश होगा? जब तुम्हारे पास कम से कम एक गैसियस तुम्हारा रिएक्टेंट हो या कोई प्रोडक्ट होगा, तभी तो केपी का एक्सप्रेशन हम लोग डिफाइन करेंगे और ये जो रिलेशन है वो भी तभी एप्लीकेबल होगा, समझेगा?
फटाफट इसको नोट करिए पॉज करके जल्दी से। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए, अब बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तुम लोगों को, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए तुमको क्या करना है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी केसी देयर यूनिट। केपी और केसी का यूनिट्स लिखने हैं। ये कुछ रिएक्शंस दिए हैं मैंने, केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है हर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, वो लिखना है, ठीक है। एक काम करता हूं, ये मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं इसके लिए अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो केसी का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा बेटा, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो प्रोडक्ट कौन है, HI, क्या है, गैसियस है। केसी का एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन आएगा HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 गैसियस, उसका कंसंट्रेशन की पावर 1 इनटू I2 गैसियस की कंसंट्रेशन की पावर 1। ये मेरे पास हो गया केसी का एक्सप्रेशन, बराबर है, ठीक है। अगर बेटा मैं इसी के लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखूं तो केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा इसी क्वेश्चन के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन I2 की पावर 1, बराबर है, ओके। देन हम लोगों ने अगर यूनिट की बात करें, थोड़ी देर पहले हमने बताया यूनिट क्या होती है, केसी के लिए यूनिट क्या होती है, यहां पर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी। यहां पर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना है बेटा, ध्यान से देखिए, डेल्टा एनजी की बात करूं इस इक्वेशन के लिए, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी होता क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है कितने हैं गैसियस, उसका कोएफिशिएंट कितना है 2 माइनस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, फिर माइनस रिएक्टेंट्स 1 और 1 दोनों क्या है गैसियस है, -1 तो डेल्टा एनजी किसके बराबर 0। तो यहां पर मोल पर लीटर की पावर 0, मोल पर लीटर की पावर 0 मतलब यूनिट लेस, बराबर है कि नहीं, यूनिट लेस, बराबर है। अगर प्रेशर के लिए बात करें यहां पर केपी का आया ना, तो केपी के लिए मैं एक्सप्रेशन यहां पर यूनिट क्या होगा, ये भी क्या है यूनिट लेस होगा, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, ओके। रिलेशन बताएं, देखिए ध्यान से, केपी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड के अंदर यहां पर बोर्ड पे स्पेस कम था। यहां पर इस रिएक्शन के लिए मैंने देखा डेल्टा एनजी कितना 0, तो केपी ये जो रिलेशन है इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो केसी इंटू आरटी की पावर 0 मतलब तुम्हारे पास केपी किसके बराबर है, केसी, समझे कि नहीं, केपी किसके बराबर है, केसी, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं। चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व करूं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले यहां पर मैं केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है सेकंड इक्वेशन में, NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है, N2O4 का कंसंट्रेशन या फिर उसका एक्टिव मास, उसकी पावर 1, ठीक है, ओके। देन अगर मैं यहां पर केपी का एक्सप्रेशन लिखूं, केपी का एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, N2O4 नहीं, NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1, ठीक है, ओके। यूनिट्स की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले केसी और केपी की डेल्टा एनजी कितना है बेटा इस रिएक्शन के लिए, 2 माइनस 1, डेल्टा एनजी कितना है 1, तो यहां पर डेल्टा एनजी अगर 1 है तो केसी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और केपी का यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम
बराबर है कि नहीं? अगर रिलेशन की बात करें Kp और Kc में, तो Kp इक्वल्स टू किसके बराबर? Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इज 1, क्यों? 2 माइनस 1, तो Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो तुम्हारे पास और डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है? 1। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर 1। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करिए, थोड़ा स्पेस खाली करें, जल्दी से नोट करो। रब्बा मेरे रब्बा। देखिए काफी आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं, बस सिंपल सिंपल ऐसे रिलेशन होंगे। अगर ये तुम्हारे इस लेक्चर को अच्छे से देख लोगे, आगे के लेक्चर बहुत आसान होने वाले हैं। Kp Kc का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए तुमको। बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको ये एक्सप्रेशन ही लिखने नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, इतने मैं सफिशिएंट क्वेश्चन सभी करवाऊंगा कि तुम लोग नींद में भी लिख सकते हो। चलिए मिटा दूं? अब देखिए थर्ड जो इक्वेशन है, मेरे पास जो थर्ड रिलेशन है, थर्ड इक्वेशन को क्या दिया हुआ है बेटा? वो है तुम्हारे पास CaCO3 सॉलिड is converting is in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas। बराबर है कि नहीं? किसमें है? साथ में CO2 गैस में। ओके, चलिए इसके लिए मैं बेटा अगर एक्सप्रेशन लिखूंगा, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है? CO2 क्या है? गैस है। CaO क्या है? सॉलिड। CaCO3 क्या है? सॉलिड। ध्यान से सुनना, मैंने एक्टिव मास के एक्सप्रेशन में क्या लिखा है कि सॉलिड्स और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। मतलब उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में क्या लिखना है? उनका 1 लिखना है। तो यहां पर ये दोनों क्या है? सॉलिड है। तो सबसे पहले अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखूं इस इक्वेशन के लिए, तो वो कितना होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर 1 इंटू CaO के लिए एक्टिव मास कितना है? 1 अपॉन CaCO3 के लिए कितना? 1। तो बेसिकली इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन कितना हो गया? सिंपल CO2 की पावर 1। समझे कि नहीं? अगर मैं इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? Kp इज फॉर गैसेस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1 बराबर है। ओके, यूनिट की बात करूं, Kc का यूनिट क्या होगा? तो Kc का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। तो यहां पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। ठीक है, अगर मैं Kp की यूनिट की बात करूं, तो वो क्या होगा? सिंपल ATM की पावर 1। हाँ, रिलेशन की बात करूं Kp और Kc में, तो बेटा Kp किसके बराबर होता है? Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए कितना है? डेल्टा Ng कितना है बेटा? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट वो कितने हैं? 1। CO2 केवल गैसियस है। 1 माइनस रिएक्टेंट्स में गैसियस कितने हैं? 0। 1 माइनस 0 मतलब डेल्टा Ng इज 1। तो Kp और Kc के बीच में यहां पर रिलेशन क्या आ गया? Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर 1। ठीक है, चलिए तो बेसिकली आई होप कुछ एक्सप्रेशन वगैरह लिखना समझ में आया होगा कैसे लिख रहा हूं। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, फटाफट इसको नोट करिए। तो बेसिकली हमने जो पॉइंट लिखवाया था, मैंने क्या पॉइंट लिखवाया था बेटा? कि फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स देयर एक्टिव मासेस आर कंसीडर्ड एज 1।
है ना, लिक्विड का अगर एक्वस सॉल्यूशन होता तो हम उसको कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या है, सॉलिड, इसलिए वो तुम्हारे पास जो प्योर सॉलिड होते हैं और जो प्योर लिक्विड होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में नहीं आते। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब अगला एग्जांपल करते हैं, फोर्थ। फोर्थ एग्जांपल क्या है, N2 प्लस N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें, 2NO गैसियस, बराबर है कि नहीं बेटा। सबसे पहले तो मैं यहां पर Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है, गैसियस, रिएक्टेंट्स भी सारे के सारे क्या हैं, गैसियस। ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, बराबर है कि नहीं। क्या है, सारे के सारे एक ही फेज में है। ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाला जो था वो कैसा था, उसमें सॉलिड भी प्रेजेंट थे, गैसियस भी प्रेजेंट थे। वो कैसा था, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, बराबर है कि नहीं। वैसे ही बता दिया, पहले बताया होगा मेरा। तो Kc किसके बराबर होगा यहाँ पर, NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 इनटू O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, बराबर है। ओके, अगर मैं बेटा Kp का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Kp का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1, बराबर है। ओके, अगर मैं बेटा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng देखूं तो वो कितना होगा, प्रोडक्ट कितने 2 माइनस रिएक्टेंट 1 और 1, यहां पे कितना 2 -1 -1, तो डेल्टा Ng कितना हो गया बेटा 0। तो यूनिट जो है Kc का, फॉर Kc वो कितना होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng 0 है, मोल पर लीटर की पावर 0 मतलब तुम्हारे पास यूनिट लेस। क्या, यहां पर इस इक्वेशन के लिए क्या है, यूनिट लेस है Kc का एक्सप्रेशन। अगर Kc यूनिट लेस है तो Kp भी क्या होगा, Kp, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका यूनिट क्या होता है, ATM की पावर डेल्टा Ng, मतलब ये भी क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा Ng कितना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए 0, तो मतलब Kp भी यहाँ पर क्या है, यूनिट लेस। समझे कि नहीं। चलिए, तो ये था फोर्थ एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल मेरे पास क्या है बेटा, PCl5 is converting into PCl3 plus Cl2 गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस है। ठीक है, अगर मैं यहां पर Kc का एक्सप्रेशन लिखूं, Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो Kc का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा बेटा, PCl3 का कंसंट्रेशन इनकी पावर 1 इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन का पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन की पावर 1, बराबर है कि नहीं। ओके, फिर Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, Kp का एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं बेटा डेल्टा Ng के लिए बात करूं, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है, सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट वो कितने हैं 1 और 1 2, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो यहां से Kc का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng।
मतलब सिंपल मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। अगर मैं इस इक्वेशन में Kp का यूनिट की बात करूं तो Kp का यूनिट किस क्या होता है बेटा, ATM की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना है 1, मतलब सिंपल यूनिट किसके बराबर होगा, ATM। समझे कि नहीं? तो एक्सप्रेशन आसान है। चलिए अब इधर से मिटा देता हूं। अगला अगर तुम्हारे पास 6 पार्ट है तो बेसिकली अच्छा एक चीज तो देखा ही नहीं मैंने, रिलेशन तो देखा ही नहीं Kp और Kc के बीच में। तो बेटा यहाँ पर डेल्टा Ng कितना है 1, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng कितना है 1, तो Kp इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है 1, मतलब Kp इक्वल्स टू किसके बराबर है, Kc इंटू RT की पावर 1। चलिए 6th एग्जांपल करते हैं। 6th एग्जांपल क्या है, 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस बराबर है नहीं, कन्वर्टिंग इनटू 2SO3 गैसियस। ठीक है, ओके। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखूं, मतलब तो कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट कौन है SO3 गैसियस है, उसका कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है SO2 उसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। हाँ है ना, ओके। देन बेटा अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng भी निकालूं तो अच्छा रहेगा। डेल्टा Ng भी निकाल लेते हैं सबसे पहले। गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा तुम्हारे, तो डेल्टा Ng कितना आ गया -1। ठीक है, ओके। अभी जरूरत पड़ेगा डेल्टा Ng का। फिर Kp का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा बेटा, Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं बेटा यूनिट्स की बात करूं, Kp और Kc की यूनिट्स की बात करूं तो तुम्हारे पास Kc के लिए यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। मोलैरिटी होता है ना मोल पर लीटर, याद ही होगा, की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng कितना है -1, मतलब सिंपल मोल पर लीटर की पावर -1 इज द यूनिट। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स। लीटर नीचे में वो ऊपर में चला गया, -1 कर दी। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट तो समझ जाओगे। अब आगे देखिए Kp का एक्सप्रेशन है, यहां पर मैं यूनिट क्या लिखूंगा बेटा, Kp का यूनिट क्या होगा, सिंपल ATM की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लिखना है -1, मतलब सिंपल ATM की पावर -1। ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन Kp का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। क्या रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, डेल्टा Ng कितना है -1, तो तुम्हारा Kp इक्वल्स टू क्या होता है, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो Kp किसके बराबर आ गया, और डेल्टा Ng इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए लिखना है -1, तो तुम्हारा R इंटू T की पावर -1। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सुंदर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, Kc इक्वल्स टू Kp इंटू RT। हाँ, चलिए ये था तुम्हारे पास 6th एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स मैं और देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। आगे का एग्जांपल क्या है,
H2O लिक्विड प्लस H2O गैसियस, इसके लिए तुमको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारे पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम है, ये तुम्हारा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। कैसे पता चला? देखो एक फेज दूसरे फेज के अंदर चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। हाँ है ना? और कैसा इक्वेशन है ये, तुम्हारा हेटेरोजीनियस तुम्हारा रिएक्शन है, लिक्विड और गैस एक साथ एक टाइम पर दो अलग अलग फेज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा बेटा? देखिए केसी का एक्सप्रेशन, ये तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैसियस, जो H2O गैसियस है उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, क्या मैं नीचे में H2O लिक्विड का कंसंट्रेशन लिखूं बेटा? मैंने अभी जो एक्टिव मास के अंदर लिखवाया था वो क्या लिखवाया था कि तुम्हारे पास जो लिक्विड और जो प्योर लिक्विड और जो प्योर गैस होते हैं, सॉरी सॉलिड होते हैं, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए हम लोग एक्टिव मास कितना लेते हैं 1। तो नीचे में H2O लिक्विड की जगह पे सिंपल क्या लिखेंगे 1, समझे कि नहीं? उसका एक्टिव मास कितना लेकर के चलेंगे 1 लेकर के चलेंगे। तो और Kp का एक्सप्रेशन ये हो गया, Kc का एक्सप्रेशन, Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। अब यहाँ पे सिंपल गैसेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गैसेस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पावर 1 H2O गैसेस, चलो लिख देता हूँ फिर भी मैं। फिर यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट यहाँ पर क्या होगा? कंसंट्रेशन की पावर 1 है, सिंपल कितना हो जाएगा? डेल्टा Ng इज, डेल्टा Ng कितना है इस रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng इज 1 माइनस 0, तो डेल्टा Ng इज 1। तो Kc का यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर। Kp का यूनिट क्या आएगा? एटीएम। इसका यूनिट क्या आएगा? एटीएम, बराबर है। और Kp और Kc के बीच में रिलेशन, Kp इक्वल्स टू किसके बराबर? Kc इनटू RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng इज 1, तो Kp इक्वल्स टू Kc इनटू RT की पावर 1। ठीक है, अगला इक्वेशन देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूं Kc का एक्सप्रेशन। Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? यहां पर पार्शियल प्रेशर, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर NH4HS है, वो क्या है? सॉलिड। सॉलिड के लिए हम लोग उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स को नहीं लिखते हैं, तो नीचे में उसका एक्टिव मास कितना लेते हैं 1, समझे कि नहीं? तो नीचे में क्या आएगा? सिंपल 1 आएगा, समझे क्या? यही चीज तुमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लिखेंगे अगर Kp का एक्सप्रेशन, Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या इसके लिए? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक या फिर एक से ज्यादा गैसेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1। ठीक है, अगर बेटा मैं यूनिट्स की बात करूं तो Kc का यूनिट कितना हो जाएगा? डेल्टा Ng कितना है इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा Ng इज 2 माइनस 0 मतलब 2, तो Kc का यूनिट कितना होगा? मोल पर लीटर की पावर 2। Kp के लिए यूनिट कितना होगा बेटा? एटीएम की पावर 2। ठीक है, Kp और Kc के बीच में रिलेशन, Kp इक्वल्स टू Kc इनटू RT की पावर 2, डेल्टा Ng कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, सब कुछ हमने लिखना सीख लिया। ओके, जो 9th एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 9th एग्जांपल में क्या है? CH3COOH है लिक्विड, C2H5 भी लिक्विड है, CH3COO C2H5 मतलब अल्कोहल प्लस एसिड, उससे क्या बन रहा है? ईथर प्लस वाटर। ध्यान से देखोगे तो क्या है? और सबका फेज क्या लिखा हुआ है? लिक्विड 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 लिक्विड। तो मतलब फिर तो तुम Kc का एक्सप्रेशन ही नहीं लिखोगे, है ना? ये क्या है? ये तुम्हारे पास लिक्विड का एक सॉल्यूशन है। क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है ना? और उस मैंने दो टर्म लिखवाए थे, अगर प्योर लिक्विड हो, प्योर सॉलिड हो, उसके लिए कंसंट्रेशन एक्टिव मास कितना लेके चलना है? 1 लेके चलना है, बराबर है कि? और अगर लिक्विड में तुम्हारा उसका सॉल्यूशन है तो हम लोग उसका एक्टिव मास कितना लेंगे? उसकी कंसंट्रेशन के बराबर। तो यहां पर जो Kc का एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान से सुनना, वो किसके बराबर होगा? एस्टर का कंसंट्रेशन
मतलब CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन की पावर 1 इनटू H2O की पावर 1 डिवाइडेड बाय तुम्हारा एसिटिक एसिड CH3COOH उसकी पावर 1 इनटू C2H5OH की कंसंट्रेशन की पावर 1। ये एक एग्जांपल है जो काफी बार जेईई के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। देखो एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। काफी फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। यही हमारे पास एग्जांपल है जहां पर लिक्विड 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 लिक्विड, समझे कि नहीं, जहां पर हम लोग केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं इस हिसाब से। अच्छा केसी का एक्सप्रेशन तो हमने लिख लिया, केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या? केपी का जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कब लिखते हैं, जब कम से कम एक गैसियस सब्सटेंसेस हो, बराबर है कि नहीं। जो केपी का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो कब लिखते हैं, जब कम से कम एक गैसियस सब्सटेंस हो। यहां पर तो एक भी गैसियस सब्सटेंस नहीं है, मतलब यहां पर इस इक्वेसिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए केपी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसके लिए हम क्या केपी को नहीं डिफाइन करेंगे। अगर केपी डिफाइंड नहीं है तो रिलेशन बिटवीन उनके बीच में रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी वो भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, समझे कि नहीं। केपी और केसी के बीच में रिलेशन भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। और आगे देखिए यहां पर अगर मैं केसी की यूनिट की बात करूं, देखो मोल पर लीटर नीचे में, ऊपर में ये भी क्या है यूनिट लेस। केसी क्या है यहां पर यूनिट लेस, निकाल सकते हो। एक काम करना 10th वाला एग्जांपल तुम लोग अपने से सॉल्व करना, ठीक है। ओके चलिए एक लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग फटाफट। इसको फटाफट नोट करिए सबको, और जो 10th पार्ट है उसको अपने से सॉल्व कराना, ठीक है। देखिए अब तो अब बेटा हम लोगों ने देखा केपी और केसी के बीच में रिलेशन। तो जो केपी और केसी है उनके बीच में रिलेशन बेसिकली हमने क्या देखा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, है ना। तो जो डेल्टा एनजी है वो तीन तरह से हो सकता है। डेल्टा एनजी 0 हो सकता है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो सकता है मतलब ग्रेटर देन 0, एक हो सकता है डेल्टा एनजी क्या हो, लेस देन 0, है ना। अगर डेल्टा एनजी 0 होता है तो यहां पर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो डेल्टा एनजी अगर 0 हुआ तो केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर 0, मतलब उस केस के अंदर केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर, बराबर है कि उस केस में केपी और केसी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे और यूनिट लेस, क्या यूनिट लेस, दोनों की यूनिट कोई भी यूनिट नहीं होगी। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है तो जो रिलेशन आएगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। और उस केस में तुम्हारे पास जो केपी है वो किससे बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो केपी का वैल्यू बड़ा होगा किससे, केसी से, क्योंकि आर इंटू टी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा प्रोडक्ट का, बराबर है कि नहीं। अच्छा फिर थर्ड केस में अगर मैं बात करूं डेल्टा एनजी नेगेटिव, तो उस वक्त रिलेशन क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर माइनस डेल्टा एनजी। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो उस केस में देखो तुम्हारा आरटी जो है उधर में आएगा सोल्व करके, और तुम्हारे पास तो यहां पर मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूं, अगर डेल्टा एनजी तुम्हारा लेस देन 0 होगा तो मैं क्या लिखूंगा, केपी लेस देन केसी, या फिर ऐसे सही लिख दो केसी ग्रेटर देन केपी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा पास हो गए तीन चीजें। जो टेम्परेचर हम यहां पर लेंगे वो क्या होगा, इन केल्विन, टेम्परेचर किसमें होगा, केल्विन के अंदर। और बेटा अगर बात करें आर का, आर का वैल्यू क्या लोगे, आर का तीन अलग अलग वैल्यूज होता है भाई, 0.0821, 8.314, आर का वैल्यू 2 भी होता है। तुम लोग क्या लोगे, तो ध्यान से देखो केपी का जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो उसके अंदर हमने जो प्रेशर का यूनिट लिया वो क्या लिया, एटीएम, मतलब आर का वैल्यू एटीएम पर तुम्हारे पास लीटर,
एटीएम लीटर मोल पर केल्विन में क्या होता है 0.0821, या फिर आर का वैल्यू क्या लोगे, सिंपल्स न्यूमेरिकल वैल्यूज में 1/12 यूनिट क्या होगा एटीएम का, सॉरी आर का, एटीएम लीटर मोल केल्विन, ये होता है उसका यूनिट, बराबर है। चलिए तो ये कुछ चीजें हम देखेंगे। एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और लिखो, आज के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कैलकुलेट द एक्टिव मास, ऐसे थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ फॉलोइंग। दो है तुम्हारे पास, चलिए मैं दो ही चीज देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, जल्दी वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। क्या, फॉर 2.8 ग्राम ऑफ N2 इन 5 लीटर, और सेकंड पार्ट है तुम्हारे पास 1.6 ग्राम ऑफ O2 इन 10 लीटर कंटेनर। देखिए क्या करना है, एक्टिव मास कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक्टिव मास है तो मतलब एक्टिव मास किसके बराबर होगा, उनकी कंसंट्रेशन। पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्टिव मास ऑफ N2 वो किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ N2 अपॉन वॉल्यूम। सिंपल है ना, मोल्स कितने होंगे, उसका मास कितना दिया है 2.8, उसका मास 2.8, उसका मॉलिक्यूलर मास N2 का 28 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का कंटेनर का कितना है 5, है ना। इसको सोल्व करो, 0.1 अपॉन 5, तो तुम्हारे पास ये क्या आ गया, उसका एक्टिव मास आ गया। सेकंड पार्ट तुम्हारे पास एक्टिव मास किसका, O2 का। ये फर्जी क्वेश्चन था, फालतू कुछ भी नहीं है, बस ऐसे मैंने एक्टिव मास होता क्या है, कंसंट्रेशन लिखना है, बस यही चीज को डिफाइन किया मैंने। उसका मास कितना 1.6 ग्राम, ठीक है, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब 1.6 उसका मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इज 32 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 10, तो ये कितना आएगा बेटा 0.01 अपॉन 2, मतलब 0. इसको यहीं पे सोल्व कर लेना आगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज, आज तो हमने रिलेशन देखा, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ली, अगली क्लास में हम लोग इनका न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर के केपी और केसी को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा कर पढ़िए इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा।